एक बार फिर से ईमैक्स क्लासेस पे आपका बहुत स्वागत है। आज बाबू हम लोग सीखने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कि ये इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई कहाँ से। बिना टाइम को वेस्ट किए सीधे एकदम डिटेल में एक एक पॉइंट हम सीखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम पढ़ते आ रहे हैं कि सर एटम को सबसे पहले तो ये बताया गया कि ये डिविजिबल नहीं हो सकता, फिर ये बताया गया कि हाँ ये डिविजिबल, इसका पॉसिबल है, इसका डिवाइड हो सकता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स बताए गए। तो तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में एकदम डिटेल से चर्चा एक एक पॉइंट करके देखेंगे। मैंने बोर्ड पे पहले से आपके लिए लिख रखा ताकि आपका टाइम कंज्यूम ज्यादा ना हो, ठीक है। तो लिखी हुई चीजों को आप पहले ना देखेंगे, मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा, दावा 110% तुमको समझ में सब आएगा, बस सिर्फ देखेंगे ध्यान से। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये पूछा पाता है बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किया किसने। तो बड़ा एक नॉर्मल सा ट्रिक है जिससे याद कर सकते हैं बच्चे। ट्रिक चाहे जो भी हो, उनको बस इतना मैटर करता है कि दिमाग में बातें आनी चाहिए। तो नाम आप याद कर लीजिए सीधे सीधे कि जे थॉमसन साहब, जे थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डिस्कवर किया। हाँ, ईयर भी इनका पूछ लिया जाता है, बहुत बार ये पूछा जाता है कि किस ईयर में इलेक्ट्रॉन को इन्होंने डिस्कवर किया, तो वो भी ध्यान में रखेंगे कि सर 1897 में डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की। किसने किया, तो जे थॉमसन साहब ने किया। अब सुनो, क्लास 11th में बच्चा, 9th क्लास में भी आपने ऐसा टीच कर लिया है और 11th में आ रहे हो तो भाई बात तो वही है कि उसको तो थोड़ा बढ़ जाएगा आपका लेवल। आपको सबसे पहले ये याद रखना है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो इंस्ट्रूमेंट, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बैठाया गया ना, तो उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में किस किस ऑब्जेक्ट, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया, सबसे पहले तो उनके नाम आपको क्लियर होने चाहिए। थॉमसन साहब ने किया क्या, एक क्रॉक ट्यूब लिया। क्रॉक ट्यूब मतलब ये ग्लास का एक ट्यूब ले लिया, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये सब कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से कि 60 सेंटीमीटर लंबाई का एक ग्लास का ट्यूब ले लिया। फिर क्या किया, उस ग्लास के ट्यूब में 2 ठो इलेक्ट्रोड लगाए। हाँ, और मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आपके लिए लिख दूं कि ये जो 2 मैंने लगाए ये मेटल के इलेक्ट्रोड हैं, किसी भी मेटल के। अरे रैंडमली कोई एक मेटल यूज कर लेना, एल्यूमिनियम सबसे बेस्ट होता है। तो एक मेटल का जो है कि इलेक्ट्रोड लेके दोनों ग्लास के एंड पे लगा दिया। अच्छा, और इस ग्लास ट्यूब में बाबू एक वैक्यूम पंप लगाया। वैक्यूम पंप लगाने का सेंस ये था कि इस ग्लास के अंदर जितनी गैसेस थी उस वैक्यूम पंप के द्वारा उन गैसेस को वो बाहर कर लेगा। दैट मींस गैस अंदर से बाहर चली जाएंगी, मतलब ग्लास ट्यूब के अंदर का प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, गैस का प्रेशर, वो बहुत कम हो जाएगा। याद कर लेना, एकदम लो प्रेशर होता है उस ग्लास ट्यूब में। कोई पूछेगा कि कितना होता है तो बोलना 10⁻³ mm तक होता है। ये भी क्वेश्चन कंपटीशन का है कि ये भाई ये जो क्रॉक्स ट्यूब है, उस क्रॉक्स ट्यूब में प्रेशर कितना होता है, तो 10⁻³ mm तक का होता है, ठीक है। अभी तक मैंने क्या बताया कि बाबू शीशे की एक ग्लास ली जिसको आपने क्रॉक ट्यूब बोल दिया क्या, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग था, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए मेटल्स के, और इसी ट्यूब में एक वैक्यूम पंप लगा दिया जिससे इसके अंदर की गैस को निकाल के बाहर फेंक दिया, और जिसके वजह से इस ट्यूब के अंदर का जो प्रेशर था वो 10⁻³ mm हो गया। अच्छा, अब क्या किया कि इन दोनों मेटल की रॉड को 2 वायर के जरिए लाके एक हाई वोल्टेज सोर्स से, हाई वोल्टेज सोर्स मींस एक बैटरी से जोड़ दिया। और कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जे थॉमसन ने जो बैटरी यूज किया था उसका वोल्टेज कितना था, तो अप्रॉक्सीमेट 10,000 वोल्ट था। हाई वोल्टेज की बात होगी, 10,000 वोल्ट वाली एक बैटरी से लाके जब जोड़ दिया ना, तो जोड़ने का मतलब हुआ कि, मेरी बात सुनो ध्यान से, बैटरी का ये एक एंड नेगेटिव है, एक एंड पॉजिटिव, सबको पता होता है ना। अच्छा, तो नेगेटिव एंड वाले को कैथोड बोल दिया गया, पॉजिटिव एंड वाले को एनोड बोल दिया। अच्छा, और जैसे ही साथ ही में जैसे बैटरी से इनको जोड़ा, साथ में एक अमीटर लगा दिया था, और बैटरी से जोड़ते ही दोनों इलेक्ट्रोड को अमीटर का जो निडल था वो डिफ्लेक्ट हो गया, सुई हिल पड़ी। इनके अंदर की जो सुई थी वो क्या हुई, हिल गई। इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गया कि सर ये कहीं ना कहीं पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो कर रहा है। अब कर कैसे रहा है, ये तो सर्किट आपकी ओपन दिख रही है भाई, बैटरी से 2 टर्मिनल, एक इस मेटल में जोड़ दिया, इस मेटल में जोड़ दिया। आप बताओ क्या इन दोनों मेटल के बीच में कोई कॉन्टैक्ट है क्या, कोई कांटेक्ट नहीं है, बीच में सिर्फ गैस है, वो भी गैस को बाहर निकाल लिया गया। इसके बावजूद भी अमीटर की निडल डिफ्लेक्शन शो करती है। बताइए कोई खेल है कि नहीं है, कंफर्म हो गया कि हाँ सर इसमें कोई खेल दिख रहा है, क्योंकि ओपन सर्किट में भी करंट फ्लो कर रही है। और इसी बात को चेक करने के लिए थॉमसन साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया।
किया गया इसको चेक करने के लिए, इन्होंने बारी बारी से जिंक सल्फाइड का एक फ्लोरोसेंट स्लाइड होता है। फ्लोरोसेंट स्लाइड का मतलब इसी ग्लास के पीछे, मींस ये जो मेटल का इलेक्ट्रोड लगा है इसके पीछे ग्लास के ऊपर एक लेप लगता है, एक कोटिंग की जाती है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग किया। और कोटिंग करने के बाद किया गया कि एक बार एनोड वाले जो इलेक्ट्रोड था, एनोड वाले इलेक्ट्रोड को परफोरेटेड बना दिया। यू नो व्हाट इज परफोरेटेड? परफोरेटेड मींस इस इलेक्ट्रोड में छोटे छोटे से होल्स बना दिए, और उन छोटे होल्स इसलिए बनाए ताकि ये कंफर्म हो सके कि शायद इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड के बीच में कोई रेज आ रही हो। भाई रेज तो चल रही है, तभी तो यहाँ मीटर की रिफ्लेक्शन कर रही है। कंडीशन ये हो सकता है कि या तो वो कैथोड से एनोड है या एनोड से कैथोड है। सबसे पहले उन्होंने चेक क्या किया, तो कैथोड वाले को परफोरेटेड बनाया था, बीच बीच से कट करके। ये जो स्लाइड मैंने यहाँ इसको मोटा करके जिंक सल्फाइड से दिखा रहा है, इसको कैथोड के पीछे लगाया था, तो इस पे कोई ग्लो वगैरह नहीं हुआ, उनको कुछ हाथ नहीं लगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई, इस इलेक्ट्रोड को जैसे था वैसे सही कर दो, इसमें आप छेड़छाड़ ना करो, और अब किसको परफोरेटेड करो, किसमें छोटे छोटे से होल्स बनाओ, तो एनोड वाले इलेक्ट्रोड में जाके छोटे होल्स बना दो। और बनाने के बाद जैसे ही एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड वाली फ्लोरोसेंट स्लाइड को लगाया गया, ये देखा गया कि इस स्लाइड पर ये ब्राइट कलर के ग्लोज आने लगे। ग्लो मींस चमक उत्पन्न होने लगी। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इस इलेक्ट्रोड से कुछ रेज निकलकर, इस इलेक्ट्रोड से कुछ रेज निकलकर किधर जा रही है? एनोड की तरफ। कैथोड से कुछ रेज निकल के एनोड की तरफ जा रही हैं, जो इस इलेक्ट्रोड में किए गए छोटे छोटे होल्स हैं उनको पार करके फ्लोरोसेंट स्लाइड से स्ट्राइक करती हैं, और जैसे ही टकराती हैं ग्लो प्रोड्यूस होने लगता है, चमकने लगता है। तो ये बात हो गई कंफर्म कि भाई चलो इनके बीच में कुछ जा रहा था, कोई रेज जा रही थी, और कौन सी रेज जा रही थी, तो नाम उन्होंने दिया इसको कैथोड रेज। कैथोड रेज क्यों नाम दिया? क्योंकि कैथोड इलेक्ट्रोड से निकलने वाली रेज थी, इसलिए इसको नाम क्या दिया? कैथोड रेज। तो आप एक बात तो ये भी जानो कि ये जो कैथोड रेज है, इलेक्ट्रॉन का ही दूसरा नाम कैथोड रेज है। आप ये कह सकते हो कि सर क्या हम इलेक्ट्रॉन को कैथोड रेज बोल लें? तो उसमें कोई दुविधा नहीं है भैया, आप इलेक्ट्रॉन को कैथोड रेज बोलना चाह रहे हैं तो बोल लीजिए। अच्छा, ये तो एकदम नॉर्मल सी बात मैंने अभी तक बताई। अभी तक मैंने बताया कि बस इतना सुन लो। थॉमसन सॉल्व में शीशे की एक ट्यूब ली, जिसका नाम आपने दे दिया क्रॉक ट्यूब। कितने मीटर लंबी थी? 60 सेंटीमीटर। ठीक है। इस ग्लास ट्यूब में वैक्यूम पंप लगा के अंदर की सब एयर को बाहर खींच लिया, इसके प्रेशर को घटाकर कितना कर दिया? 10⁻³ दो ठो मेटल के इलेक्ट्रोड लगा दिए। मेटल इलेक्ट्रोड लगाने के बाद इनको दोनों मेटल को लाके हाई वोल्टेज सोर्स से लगा के 1 अमीटर लगाया, जैसे उससे इसकी निडल रिफ्लेक्ट हो गई। कंफर्म हो गया कि सर्किट में कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिक करंट आ रही है। अब इसको चेक करने के लिए एक बार कैथोड को परफोरेटेड किया गया, एक बार एनोड को, और इत्तेफाक से मींस अचानक ऐसा संजोग बना कि जैसे ही एनोड को परफोरेटेड करके पीछे स्लाइड लगाई गई, यहाँ पे ग्लो आने शुरू हो गए। इसलिए इस रेज का नाम रख दिया गया कि कैथोड से कोई रेज निकल के एनोड की तरफ आ रही, इसलिए इसका नाम हमने दे दिया क्या? कैथोड रेज। तो याद करना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ो या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पढ़ो, दोनों बात एक। अच्छा, कुछ बातें मैंने कुछ पॉइंट ऐसे करके आपके लिए लिख रखे हैं। देखो ना, जितनी बातें मैं बोला वही सब चीजें यहाँ लिखा हूँ जिसको आप समझ जाओगे। मैंने लिखा कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड द एनोड। बोलो बात क्लियर है? कैथोड रेज कैथोड से शुरू होती है और एनोड की तरफ चली जाती है। सेकेंड पॉइंट, these rays are not visible but their behavior can be observed by the fluorescent slide। अब ये जो रेज यहाँ से निकल रही है वो हमें दिखाई थोड़ी देती है। अरे भाई, कैथोड से एनोड की तरफ जाने वाली जो रेज है वो हमें नहीं दिखाई देती है, तो दिखाई कैसे देती है? उनका बिहेवियर जो है वो फ्लोरोसेंट स्लाइड से दिख जाता है। स्विच को यहाँ से ऑन किया, यहाँ स्लाइड के ऊपर चमक आने लगी, इसका मतलब हो गया कि ठीक है इधर से कोई रेज आके आई। चमका तो स्लाइड है ना, रेज नहीं दिखी। हाँ, वही बात जो आप समझ रहे हो वही मैं कहना चाह रहा हूँ। थर्ड पॉइंट कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दीज रे ट्रेवल इन द स्ट्रेट। अच्छा, एक बात तो ये बहुत पॉइंट की है कि ये जो कैथोड रेज है ये स्ट्रेट लाइन में हमेशा चलती हैं, बस उसमें कंडीशन ये है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। अगर कहीं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस दिखता है तो कैथोड रेज एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ बिहेव करती हैं। अच्छा सुनो, कैसे बिहेव करती है, मेरी बात वो भी सुनो। कैसे मानो, अगर मैं इधर इनको ये
इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, पॉजिटिव इधर कर दूं, इधर सभी नेगेटिव आयंस कर दूं, तो जो रेज स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद ये रेज डिफ्लेक्ट हो जाएंगी पॉजिटिव की तरफ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है या कैथोड रेज जो है वो कैथोड से निकल रहे हैं और कैथोड पे साइन कहता है माइनस का, इसलिए उसके ऊपर चार्ज कौन सा है? माइनस का, और माइनस हमेशा अट्रैक्ट होता है किसकी तरफ? प्लस की तरफ। तो आपको मैंने बस यही एक बात बताई कि देखिए अगर एब्सेंस है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो कैथोड रेज सीधी लाइन में जाती। इसको प्रूव करने के लिए किया क्या गया ना, इसको भी प्रूव करने के लिए पूछा जाता है कि प्रूव करिए कैथोड रेज कैसे स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। तो बेटा इनके बीच में एक पेंडल लाके, एक पहिया लाके ऐसे रख दिया गया, या कोई एक ऑब्जेक्ट लाके रख दिया गया, और जब रेज गई तो इसी ऑब्जेक्ट का इधर कहीं शैडो बन गया। आपको पता है कि किसी ऑब्जेक्ट का शैडो बन रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर जो लाइट स्ट्राइक हो रही है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में आती है। दैट मींस सन से आने वाली जो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में आती है, इसलिए हम सन के सामने ऐसे खड़े होंगे तो पीछे हमारा शैडो, हमारी परछाई बन जाती है। ठीक, लास्ट मैंने लाइन लिख दिया कि व्हाट इन द प्रेजेंस ऑफ दीज फील्ड मींस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कैथोड रेज बिहेव लाइक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट में है तो ये जो कैथोड रेज है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ बिहेव करेंगे। मैंने आपको बता दी कि नेगेटिवली होगा उसी तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। अच्छा, इसी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को बेटा हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रहा इलेक्ट्रॉन का पूरा एक डिस्कवरी का जरिया, जहां से इलेक्ट्रॉन खोज के निकाला गया। नॉर्मल से कुछ बात, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होते हैं -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का होता है चार्ज। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻28 ग्राम, केजी में करोगे तो पावर -31। अच्छा लगा होगा आप लोग को वीडियो, तुरंत अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। थैंक यू।